हमने सॉल्व किए सम, वो इन नेचर ऑफ मर्जर इन नेचर ऑफ परचेस रिलेटेड थे, पर जो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है परचेसिंग कंपनी की। अब वो ऑलरेडी आप टीवाई में सीख के आए थे, सिर्फ हमने रिवीजन किया यहाँ पर। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ आपको दिए हुए जो एमकॉम के सिलेबस में आपको, पर जो न्यू पॉइंट्स है जिसमें एक होगा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स। व्हाट इज द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स? तो यहाँ कई बार जब कोई परचेंसी कंपनी वेंडर कंपनी को टेक ओवर करती है, ए लिमिटेड सपोज बी लिमिटेड को टेक ओवर करती है, तो कुछ ड्यूज़ उनके पेंडिंग रहते हैं कई बार। कि सपोज बी लिमिटेड को पे करना है 10,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ ए लिमिटेड को, या तो ए लिमिटेड को पे करना है बी लिमिटेड को, पर जो पहले के ड्यूज़ जो पेंडिंग थे, तो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन है उसे हम लोग इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एंड एट द टाइम ऑफ अमालगामेशन ऐसे ट्रांजेक्शन्स को एलिमिनेट किए जाते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर दोनों साइड से रिड्यूस कर देना है, जितनी असेट्स रिड्यूस कर रहे हैं उतनी ही लायबिलिटी हम लोग रिड्यूस करें। तो इस टाइप के कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं? तो आपके सिलेबस में फर्स्ट जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स है वो होगा डेटर क्रेडिटर्स, डेटर क्रेडिटर्स रिलेटेड, या तो फिर बिल्स रिलेटेड। ओके, मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। तो कई बार आपको सब में ऐसा दिया हो कि ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड की जो डेटर्स है मतलब कि 10,000 रुपीज़ वो ए लिमिटेड पे पेंडिंग है, मतलब ड्यू पेंडिंग है। ओके, सो वहाँ आपको क्या करना होगा, तो जो डेटर्स है ए लिमिटेड के वो रिड्यूस हो जाएंगे 10,000 रुपीज़, और सेम क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, सो वहाँ आपको एंट्री करनी होगी, रिवर्स एंट्री करनी होगी कि क्रेडिटर्स रिड्यूस करने, जनरली हम लोग क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड लिखते हैं। ओके, सो क्रेडिटर्स रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसे डेबिट कर देंगे। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करना है टू डेटर्स अकाउंट। ओके, जो 10,000 रुपीज़ ड्यू है वो 10,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ रिड्यूस करना थे। दैट मीन्स के जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है उसे यहाँ पर आपको एलिमिनेट कर देना है। यहाँ क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़ रिड्यूस होंगे, सेम अमाउंट के डेटर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब कि दोनों साइड से एलिमिनेट कर दिया हमने, यानी कि अब कोई ड्यू पेंडिंग नहीं रहा। ओके, सो इस टाइप के ट्रांजेक्शन सेम बिल रिसीवेबल पेएबल में भी हो सकते हैं। अगर बिल रिसीवेबल बाकी है सो बिल रिसीवेबल हम लोग क्रेडिट कर देंगे, सामने बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके, इससे भी आपको दोनों साइड माइनस कर देना है। तो जो न्यू बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करो, जब परचेसिंग कंपनी की हम लोग न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तब अगर कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आपको दिया हो तो दोनों साइड से असेट्स और लायबिलिटी साइड से, अगर डेटर क्रेडिटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो डेटर में से और क्रेडिटर्स में से दोनों में से जो अमाउंट है ट्रांजेक्शन की वो आपको रिड्यूस कर देनी है। बिल रिसीवेबल बिल पेएबल में भी सेम हम लोग दोनों साइड से अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। ओके, सो इस तरह के इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। सेकंड कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? तो सेकंड हो सकता है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। फॉर एन एग्जाम्पल के ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कोई स्टॉक परचेज किया। अब जब परचेज कर रहे हो स्टॉक तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा, क्योंकि बी लिमिटेड आपको सेल कर रहा है। ओके, यहाँ पर ए लिमिटेड ने क्या किया है, बी लिमिटेड से परचेस किया। ओके, स्टॉक परचेस किया। अब बी लिमिटेड जो प्राइस में सेल करेगा यहाँ पर, वो ऑब्वियस है कि उसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होगा, बस प्रॉफिट के साथ ही अमाउंट होगी। अब ए लिमिटेड ने पूरी की पूरी कंपनी यहाँ टेक ओवर कर ली है, पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया है, तो जो स्टॉक उसने परचेस किया था उसके अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूड था वो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ बोलेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि अब वो स्टॉक खुद का हो गया। अब ये स्टॉक क्या करेगा, वो मार्केट में सेल करने वाला है। तो जो बैलेंस शीट में हम लोग स्टॉक की अमाउंट लिखेंगे वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। प्रॉफिट के साथ हम लोग कभी बैलेंस शीट में अमाउंट नहीं लिखते। बट आपने प्रोसेस कॉस्टिंग 2 सीखा था टीवाई बीकॉम में, वहाँ पर हमने अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक आपने सीखा होगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक जो है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है।
पर तो यहाँ पर उसका एक ट्रांजेक्शन ही दिया होगा, पूरा आपको प्रोसेस अकाउंट रिपीट नहीं होगा। बट जो अनरियलाइज प्रॉफिट हो स्टॉक पे उसको आपको सेपरेट करना है, और जो कॉस्ट प्राइस है उसे हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो जो प्रॉफिट है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल अकाउंट में। ओके, सो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे टू स्टॉक अकाउंट, मतलब स्टॉक अकाउंट में से जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो माइनस कर देनी है। फॉर एन एग्जांपल कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 12,000 रुपीज़ का स्टॉक परचेस किया। ओके, परचेस प्राइस है 12,000, उसके अंदर 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इंक्लूड है। पर तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा, सो अनरियलाइज प्रॉफिट इक्वल टू 12,000 का डायरेक्टली 20% नहीं करना है आपको, बिकॉज 12,000 तो सेलिंग प्राइस है, हमें कॉस्ट का 20% करना है। तो हम लोग एज्यूम करें सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100, तो प्रॉफिट कितना है 20%, यानी परचेज प्राइस होगी 120। ओके, अब 120 इज टू 12,000, देन 100 इज टू हाउ मच एंड 20 इज टू हाउ मच। सो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा 12,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, यानी कि ₹2,000 इज अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके, और ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो 2,000 आया उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2,000 टू स्टॉक अकाउंट 2,000। और जब आप बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे तो ओरिजिनल स्टॉक की वैल्यू 12,000 थी, बट उसमें से हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, यानी 2,000 माइनस कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा 10,000 वो हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, एंड विच इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक। ओके, तो अगर इस टाइप के कोई ट्रांजेक्शन आपको सब में दिए हो जिसे हम लोग इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, तो अगर डेटर क्रेडिटर रिलेटेड है तो उसे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब दोनों साइड से रिड्यूस कर देनी है अमाउंट। बिल रिसीवेबल पेएबल में भी सेम, दोनों साइड से आपको रिड्यूस करनी है। और ये सारे हम लोग ट्रांजेक्शन परचेसिंग कंपनी में करेंगे, बिकॉज वेंडर कंपनी यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, वेंडर कंपनी ने तो पूरा बिजनेस सेल कर दिया। परचेसिंग कंपनी में आपको क्या करना है, डेटर क्रेडिटर दोनों साइड से एलिमिनेट कर देना है, बिल रिसीवेबल पेएबल का ट्रांजेक्शन हो वो भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसको पहले कैलकुलेट करेंगे और उसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। गुडविल की वैल्यू 2,000 इंक्रीज होगी, स्टॉक की वैल्यू 2,000 डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो दोनों इफेक्ट असेट साइड ही होगी, एक इंटेंजिबल असेट्स में दूसरा करंट असेट्स में। क्लियर? सो इस टाइप के ट्रांजेक्शन जिस सम में होते हैं उसमें हम लोग कैसे सम सॉल्व करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, एक और पॉइंट आपने टीवाई बीकॉम में सीखा था एब्सॉर्प्शन में, इंक्रीजिंग वैल्यू। कई बार आपको सम में ऐसा दिया होता है, अभी तक जो हमने सम सॉल्व किए उसमें आपको क्लियरली अमाउंट दी थी कि जो शेयर कैपिटल इश्यू की है वेंडर कंपनी को उसकी अमाउंट आपको दी हुई थी कि 100 रुपीज़ में या 10 रुपीज़ में विथ 20 रुपीज़ प्रीमियम या तो 10% प्रीमियम, तो ये अमाउंट ऑलरेडी दी है। बट कई बार सब में ऐसा बोला होता है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहे हैं और नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करने हैं वो दिया होगा, बट उसकी वैल्यू आपको नहीं दी होगी। उसकी जगह ऐसा बोला होगा कि इंक्रीजिंग वैल्यू से टेक ओवर किया है, मतलब जो ए लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है, परचेसिंग कंपनी की यहाँ पर परचेसिंग कंपनी की जो इंक्रीजिंग वैल्यू है उससे आपने क्या किए, शेयर्स को इश्यू किया वेंडर कंपनी को। ओके, सो इंक्रीजिंग वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ शेयर या आपने एसवाई में भी सीखा था गुडविल के चैप्टर में, उसके बाद जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का चैप्टर था उसके अंदर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ शेयर वहाँ भी आपने सीखा है, और टीवाई में भी एब्सॉर्प्शन का जो चैप्टर था उसके अंदर इंक्रीजिंग वैल्यू का पॉइंट आया था। ओके, सो इंक्रीजिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग वैल्यू फाइंड करनी होगी दोनों कंपनी की, परचेसिंग और वेंडर दोनों कंपनी की, और फिर जो परचेसिंग कंपनी की इंक्रीजिंग वैल्यू आएगी वो वैल्यू से हम लोग न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे। ओके, जो वेंडर कंपनी को इश्यू करेंगे शेयर्स वो हम लोग परचेसिंग कंपनी की जो इंक्रीजिंग वैल्यू है उससे करना है। ओके, सो ये पॉइंट्स भी यहाँ पर कई बार आपको दिया होता है, तो ये सारे पॉइंट्स कवर करें उस टाइप का सम हम लोग देखते हैं।